हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं रोड मैप फॉर जेन एआई। एज यू ऑलरेडी नो, जेन एआई काफ़ी ज़्यादा बज़ वर्ड बन चुका है आजकल की जनरेशन के बीच में और आजकल के टाइम में। हर एक बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े जो टेक जाइंट्स हैं वो जेन एआई के बारे में बात कर रहे हैं और सब कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आ रहे हैं किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का विद द हेल्प ऑफ जेन एआई। जेन एआई क्या है? बेसिकली जनरेटिव एआई। As you already know, if you are following this playlist, we are creating this generative AI playlist where you are going to learn about generative AI from scratch as a beginner to advanced level, where you can build your own projects. आज हम बात करेंगे रोड मैप की। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस डाल दिए हैं about prompt engineering and LLM settings, which is going to be the basic fundamentals of learning generative AI. बट लेट्स टॉक अबाउट दी रोड मैप। लाइक एक्चुअली पढ़ना क्या है, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं या फिर हम क्या पढ़ें फॉर टू बी प्रोफिशिएंट इन जनरेटिव एआई। सो मैंने एक छोटा सा रोड मैप बनाया है। ये वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है, बट इट विल गिव यू क्लैरिटी अबाउट कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना और किस किस तरीके से हमें प्रोग्रेशन मेंटेन करना है। लेट्स टॉक अबाउट जेन एआई। सबसे पहला जो सबसे मेजर जो पॉइंट है, आपको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। अब कोई कहता है कि अगर आप जन एआई के बारे में बात कर रहे हो या फिर आपको अगर जन एआई पढ़ना है तो आपको एआई एमएल, आपको सब कुछ मतलब बहुत डीप में आना चाहिए। आपको मशीन लर्निंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको न्यूरल नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब के बारे में पता हो। जनरेटिव एआई अपने आप में एक अलग डोमेन है अगर हम कंपेयर करें तो, एज़ कम्पेयर टू एमएल। आपका जो मॉडल ट्रेन करना वगैरह होता है, इनसे अलग डोमेन है। ऑल्दो इट इज़ बिल्ड अप अपॉन ओवर दैट पर्टिकुलर फंडामेंटल्स ओनली, बट ये कंपल्शन ये एक although it is built upon the fundamentals of AI and ML only, but it is not compulsory कि you should know about in depth about the ML and AI. So बट कुछ जो टर्म्स हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि दैट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग द प्रोजेक्ट्स एंड बिल्डिंग द राइट सोल्यूशन एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे कि आपको किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यू शुड नो, फर्स्ट ऑफ ऑफ कोर्स यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ एआई, व्हाट इज़ एमएल, व्हाट इज़ डीप लर्निंग एंड व्हाट इज़ एनएलपी। ऑफ कोर्स ये बात है कि जेन एआई और जो एलएलएम्स है वो टोटली बेस्ड है ओवर एलएलपी। ठीक है। यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ बेसिक्स ऑफ एआई, व्हाट इज़ बेसिक्स ऑफ एमएल। एक्चुअली में एमएल होता क्या है, एमएल में हम मॉडल ट्रेन किसे कहते हैं, एमएल में रिग्रेशन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, ये फंडामेंटल्स हम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको एमएल के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, नहीं। बट फंडामेंटल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि ओके रिग्रेशन इसे कहते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप आगे जाके उसको यूज़ लो, बट डायरेक्ट यूज़ नहीं, इनडायरेक्टली आप फॉर से अगर रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, हाउ डज रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्क्स? बेसिकली इफ़ योर मॉडल वर्क्स करेक्टली, आप उसको एक रिवॉर्ड पॉइंट देते हो और उस रिवॉर्ड पॉइंट के बेसिक पे वो आगे एक्शंस लेता है। जब भी वो कुछ गलत करता है आप उसे एक नेगेटिव रिवॉर्ड देते हो, जब भी वो कुछ सही करता है उसे आप पॉजिटिव रिवॉर्ड देते हो। तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को भी हम अपने जब हमारे सोल्यूशंस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एलएलएम्स या फिर जीपीटी मॉडल्स, तो हम इस कंसेप्ट को भी कहीं ना कहीं यूज़ लेते हैं। ये एक कंसेप्ट है बस, बट मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन डेप्थ पढ़ो। ठीक है। बेसिक्स ऑफ एनएलपी, डीप लर्निंग और एआईएमएल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, और व्यू सब बहुत आप जीएफजी आर्टिकल्स 2-4 आर्टिकल पढ़ लो जिनसे आपको नॉलेज थोड़ी सी मिल जाए। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल डिफरेंस बिटवीन एमएल एंड एलएलएम्स। ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए कि एलएलएम्स क्या है और एमएल क्या है। एमएल इज बेसिकली एक सब डोमेन, एक फुल डोमेन है मशीन लर्निंग का। ठीक है। उसका एक सब डोमेन है एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैसे वर्क करते हैं, क्या होते हैं, और वो किस तरीके से आगे मतलब उसको यूज़ लेके आप जीपीटी वगैरह जो है वो उसको यूज़ लेके वर्क कर रहे हैं। ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन एम एल एंड एल एम क्या है। थर्ड पॉइंट इज ऑफकोर्स जो सेकंड पॉइंट में था, व्हाट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल, पता होना चाहिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते क्या है, वाई जीपीटी इज नोन एज जीपीटी। ठीक है। वो करते क्या है, वो क्या इनपुट कंटेक्स्ट लेते हैं, क्या आउटपुट कंटेक्स्ट बनाते हैं, वो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं हमारे थोड़े बहुत एनएलपी कंसेप्ट्स के बारे में, टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशंस एंड एम्बेडिंग्स। ये थोड़े बहुत जो बोलते हैं ना कि टर्म्स है, बेसिक टर्म्स हैं, नॉट अबाउट एन एल पी ओनली, बट इट इज़ बेसिक टर्म्स फॉर योर जेन ए आई ऑल्सो।
क्यों? क्योंकि सी अगर हम बात कर रहे हैं एम्बेडिंग्स की, सो हम आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सो व्हाट डज इट मीन? रैग में हम एम्बेडिंग्स बना के वेक्टर्स में स्टोर करते हैं। तो हमको अगर पता ही नहीं है एम्बेडिंग्स क्या है, तो वो हमारे फिर आगे जाके हमको थोड़ी दिक्कत होने वाली है, हम तब जाके पढ़ेंगे। सो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि टोकन्स किसे कहते हैं, कि टोकन्स की लिमिट क्या होती है, टोकन्स अगर टोकन्स की अगर लिमिट एक्सपायर हो रही है तो वो क्या है, उसका मतलब क्या है, ये बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। सो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में, बट ये बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अटेंशन सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स। ये टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं, ये आपको इनके बारे में आप पढ़ सकते हो किसी भी आर्टिकल से, बहुत बेसिक से मॉडल्स है कि कैसे वर्क करते हैं। बट अगर ठीक है, अगर आप इनके बारे में नहीं भी पढ़ते तो इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। देन ट्रांसफॉर्मर्स, जो हमारा पूरा जीपीटी है या एलएलएम्स है वो बेस्ड है ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर। सो इनका बेसिक आइडिया आपको होना ज़रूरी है कि एनकोडर्स क्या होते हैं, डिकोडर्स क्या होते हैं, सेल्फ अटेंशन क्या होता है, बट बहुत बेसिक है। एटलीस्ट अगर आप डेफिनेशन में पढ़ोगे ना तो काफ़ी है। मैं इसके ऊपर आपको प्रॉपर इन डेप्थ कोड जानने की ज़रूरत नहीं है, इन डेप्थ आपको ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई उसके बेसिक्स जो उनके जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स उन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है और एग्जैक्टली ये करते क्या है। फिर हम आगे बढ़ते हैं रोड मैप की तरफ। सो ये बेसिक्स था जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। अगेन हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इनको पढ़ो ही पढ़ो टू लर्न अबाउट जनरेटिव एआई, या फिर आप एलएलएम से जो प्रोजेक्ट्स बनाओगे उनके बारे में पढ़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनको पढ़ो ही पढ़ो, बट इफ़ यू हैव आइडिया सो अपर हैंड तो हमेशा रहेगा ही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोड मैप। सो अब ये जो रोड मैप है ना, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मेरा बनाया हुआ खुद का रोड मैप है। और विद इन लास्ट 1 ईयर मैं जेन एआई और एजेंट से कम्प्लीटली सोल्यूशंस बना रहा हूँ बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का, वेदर इट्स अबाउट एसडीएलसी, वेदर इट्स अबाउट हेल्थ केयर, बहुत से सोल्यूशन मैंने बना लिए हैं। सो जो मेरे को एक क्रक्स निकला उस लास्ट 1 ईयर का कि क्या रोड मैप रियलिटी में होना चाहिए समझने के लिए, एक बिगनर को स्टार्ट करने के लिए, और वो उसको कॉन्फिडेंस आए कि वो अपने खुद के सोल्यूशंस बना सके विद द हेल्प ऑफ एलएलएम्स और जेन एआई। सो ये मैंने एक रोड मैप बनाया है जिसको मैंने डिवाइड किया है आपके 5 पार्ट्स में। फर्स्ट इज कोडिंग फंडामेंटल, सेकंड इज बैकएंड एंड एपीआईज, थर्ड इज एलएलएम बेसिक्स, फोर्थ इज मल्टी मॉडल एंड रैग, फिफ्थ इज एजेंट एंड वर्कफ्लोज। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कोडिंग फंडामेंटल। सी अगर आप एक बिगनर हो जिनको कोडिंग की नॉलेज ज़ीरो है, सो इट्स मैंडेटरी कि आपको एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए। आई वुड प्रेफर अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो आप पाइथन पढ़ो। अगर आपको जेएआई फील्ड में आगे जाना है और आप एक बिगनर हो तो आप पाइथन से स्टार्ट करो बाय लर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन। ऊप्स क्या है, पाइथन के फ्रेमवर्क कौन कौन से होते हैं, जैंगो, फास्ट एपीआईज, और आपके पाइथन का सिंटेक्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है ताकि आप कोड एक्चुअली लिख तो सबको कोड। अगर आपको जब आपको एलएलएम से अगर इंटरेक्ट करना है तो आपको थोड़ा बहुत कोड तो लिखना ही, मतलब थोड़ा क्या कोड तो लिखना ही पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, कोड तो लिखना ही है। तो अगर आपको एपीआई कॉल करनी है, एलएलएम कॉल करना है, तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज कोडिंग की होनी चाहिए। सो ज़्यादा कुछ नहीं, कोडिंग फंडामेंटल्स, पाइथन एक लैंग्वेज अगर आप सीख बिगनर हो तो पढ़ सकते हो, पाइथन के बारे में बेसिक्स ऑफ पाइथन पढ़ो, उसका कोई भी एक फ्रेमवर्क सीख लो। अगर आपको ज़्यादा इन डेप्थ नहीं सीखना बैकएंड डेवलपमेंट तो आप फास्ट एपीआई का कर सकते हो। फास्ट एपीआई बहुत इजी टू लर्न है। मैं इस प्लेलिस्ट में इंक्लूड नहीं करने वाला बैकएंड डेवलपमेंट, बट इन केस इफ़ यू वांट कि आपको फास्ट एपीआई का भी एक अलग से प्लेलिस्ट चाहिए टू लर्न अबाउट फास्ट एपीआई और जैंगो, कोई भी एक फ्रेमवर्क अगर आपको पाइथन के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कि यू वांट अ प्लेलिस्ट फॉर दैट ऑल्सो। सो हम उसके बारे में भी एक प्लेलिस्ट बना देंगे। बट हाँ, आपको एक फ्रेमवर्क और एक लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टू एक्चुअली क्रिएट दी एपीआईज। देन सेकेंड इज बैक एंड एंड एपीआईज। जब आपको एक कोडिंग लैंग्वेज और एक फ्रेमवर्क के बारे में आपको नॉलेज हो जाए, सो ट्राई टू क्रिएट बेसिक क्रड एपीआईज। बैक एंड एपीआईज लिखना सीखो कि बैक एंड एपीआईज लिखते कैसे हैं, उसको डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट कराते हैं। आपका एक छोटा सा टॉय प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें बेसिक सा कुछ नहीं हो, एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हो, एक यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम हो, या लाइब्रेरी मैनेजमेंट, कुछ भी एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें क्रड एपीआईज यूज़ हो रही हैं। जिससे कि क्रड एपीआईज क्या होती है, आपकी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट एपीआईज जो होती हैं, जो आपके मोस्ट जो मेजर ऑफ द बैकएंड में जो आपकी यूज़ आती है वो क्रड एपीआईज होती हैं, जो आप सीख जाओगे अगर बनाना तो आप क्रड एपीआईज के अराउंड ही आपका बैकएंड पूरा डिज़ाइन होता है। सो ये फंडामेंटल है। तो अगर आप एक बेसिक क्रड एपीआईज लिखना सीख जाओगे, सो यू कैन एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ योर दैट बैकएंड नॉलेज। देन आप अगर आपने अगर एक टॉय प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया,
सो उसके बाद जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाए कि ओके नाउ आई एम गुड इन, नॉट एज मच गुड एज इन writing the backend, but I know the concepts of backend, how to write an API, what is CRUD API, I know routers क्या होते हैं, I know कि कॉर्स एरर कैसे हैंडल होता है, जो ये बेसिक्स है ये आपको अगर पता लग जाए सो आप बढ़ सकते हो आप LLM बेसिक्स की तरफ। नाउ जब आपने फंडामेंटल्स सीख लिए कोडिंग के, आपने बैकएंड एंड APIs के बारे में सीख लिया, तब हम बात करते हैं LLM बेसिक्स की। अब हम बात करते हैं LLM बेसिक की। सो LLM बेसिक्स में आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है वो है लर्न LLM फंडामेंटल्स। LLM फंडामेंटल्स क्या है कि जो मैंने बताया आपको कि LLM एक्चुअली में है क्या, जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ लैंग्वेज मॉडल, व्हाट इज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, कैसे कैसे मॉडल्स होते हैं LLM में, जो LLM वर्क कैसे करता है, ये बेसिक सा आइडिया लो इनके बारे में। क्योंकि होगा क्या, देखो कभी भी जब आप जेनएआई में काम कर रहे हो, आप कभी भी मॉडल को फाइन ट्यून नहीं करने वाले, मॉडल को वापस से रीट्रेन नहीं करने वाले, बट फाइन ट्यून करने के लिए आप क्या करोगे, उसकी कन्फिग्रेशन से छेड़छाड़ करोगे, कन्फिग्रेशन के साथ आप खेलोगे थोड़ा। सो कन्फिग्रेशन के साथ खेलते कैसे हैं, ये सब मैंने एक वीडियो है बेसिक LLM सेटिंग्स, उसमें लिख दिया है कि उसमें आपको बता रखा है कि आपका टोकन्स क्या होते हैं, आपके प्रॉम्प्ट की लिमिट क्या होती है, आपका उसमें जो टेम्परेचर होता है वो कैसे अफेक्ट करता है आपके LLMs के आउटपुट को। सो वो सब के बारे में मैंने वहाँ लिख दिया, वहाँ पे बता रखा है, और मैंने वहाँ पे आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। तो वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको एक नॉलेज आएगी, मैं यहाँ कहीं पे लिंक दे दूंगा, उससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि आप फाइन ट्यून कैसे करते हो आपके जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको फाइन ट्यून कैसे करते हो, अगर आपको LLM को अच्छे आउटपुट या फिर आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट अगर उसका प्रोड्यूस करना है तो। सो लर्न अबाउट LLM फंडामेंटल्स, देन यू शुड नो अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सी जेनएआई में चाहे एजेंट्स हो, चाहे आपका रैग हो, चाहे आपके इमेज प्रोसेसिंग हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ रिवॉल्व कर रही है अराउंड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इज़ नथिंग बट द यूज़र रिक्वेस्ट। जो भी आप एक रिक्वेस्ट दे रहे हो आपके मॉडल को, सपोज यू वांट टू मेक अ UI रिएक्ट UI ऑफ अ यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम, सो आप एक उसको जो प्रॉम्प्ट दोगे आपके मॉडल को, या फिर आपके जो भी आपने एक जेनएआई का जो भी आपने टूल LLM कॉल जो भी आपने लिखी, उस LLM कॉल को जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे, वो प्रॉम्प्ट डिसाइड करेगा कि आपका आउटपुट कैसा है। सो if prompt is that much important, so you should know about how to write a good prompt. Now there is a myth around this कि prompt engineering is just a writing English। नहीं, ऐसा नहीं है कि prompt engineering सिर्फ अच्छी इंग्लिश लिखना ही है, बट बेसिकली prompt engineering, what prompt engineering is, prompt engineering में हम देखते हैं कि हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं हमारे रिक्वेस्ट को। सपोज एक रिक्वेस्ट है जिसको आप 3 लाइन में कंप्लीट कर सकते हो, बट वो एक इतना अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही है। सो उसी रिक्वेस्ट को जब आप एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करके लिखोगे, सो वो बहुत ही अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। अगेन इसके बारे में एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक और लिंक में डाल दूंगा, जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया है, इन डेप्थ डिस्कस किया है कि फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, प्रॉम्प्ट में लिमिटर्स डीलिमिटर्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो वो वीडियो में जाके, और वहाँ से आपको आई कैन गारंटी यू कि आपको जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट, और इट्स नॉट मिनिमम ऑल्सो, इट्स एट मैक्स जो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में यूज़ ले सकते हो, बट स्टिल उसके अलावा भी कंटेंट कहीं अवेलेबल हो सकता है, बट वो काफ़ी है, मोर देन इनफ है टू यू अंडरस्टैंड अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं हमारे LLM कॉल्स के आउटपुट को अच्छा करने में। So once you are done with the LLM fundamentals, you have already gone through the prompt engineering, you know art of writing the prompt, then you should move towards basic API calls. Now मार्केट में बहुत सारे LLM मॉडल्स अवेलेबल है, GPT है, OpenAI का GPT है, Gemini है, आपका लामा इंडेक्स है, मतलब ओलामा है, आपका माइक्रोसॉफ्ट के हैं। सो जो भी आपके LLMs है, सो आप कोई भी एक LLM को पकड़ लो, से आपने अगर OpenAI का GPT को यूज़ लिया, सो उसके डॉक्यूमेंटेशन से, या फिर हम आगे भी अभी इसमें बात करेंगे कि हम और भी वीडियोस बनाएंगे बेसिक API कॉल्स होती कैसे, बट इन केस आप पढ़ना चाह रहे हो तो आप डॉक्यूमेंट्स रेफर कर सकते हो कि बेसिक API कॉल जो LLM API कॉल होती है वो होती कैसे है। सी आपका एक बेसिक LLM कॉल क्या हो सकती है कि जो भी आप अभी अगर आप GPT में जाते हो, उसको अगर आप सर्च करते हो कि व्हाट इज़ दिस, सो वो एक बेसिक LLM कॉल है कि आपने सिर्फ एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट डाल दी LLM को, और LLM ने उसका आउटपुट दे दिया। सो दिस इज़ नोन एज बेसिक LLM कॉल। बट
इट्स नॉट नेसेसरी कि जब आप डेवलप कर रहे हो, आप खुद का एक जीपीटी बना रहे हो या खुद का आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें जीपीटी इंटीग्रेट हो रखा है, विच इज़ अ रैपर अराउंड अ जीपीटी और एलएलएम, देन यू शुड नो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआई कॉल हो सकती है, आपकी मल्टी मॉडल एपीआई कॉल हो सकती है, आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक डायरेक्ट इनपुट डाल के आप एपीआई कॉल करो, हो सकता है कि आप प्री प्रोसेस करो पहले आपके इनपुट को, आपके कंटेक्स्ट को, या फिर जो आउटपुट आ रहा है उसको पोस्ट प्रोसेस करो. सो you should learn about start you should start learning about the basics of how API works, how LLM APIs work. हर एक मॉडल के अपना खुद का एक APIs होती हैं, सो उनको पढ़ो, उनके बारे में. अगेन यू शुड हैव अ मॉडल API की टू मेक देम वर्क. बट हाँ ठीक है, आप उनके बारे में पढ़ सकते हो, उनको देख सकते हो कि वो कैसे वर्क करती हैं. और कॉस्ट वगैरह, जो एक LLM या फिर जेनेआई में कॉस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सो सी एक अच्छा LLM मॉडल या एक अच्छा प्रोडक्ट वही है जो कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट आपको दे सके या मैक्स क्वालिटी का आउटपुट दे सके. सो अगर आपने सपोज बिना प्री प्रोसेसिंग करे डायरेक्ट एपीआई कॉल दे दी, सो हो सकता है वो एपीआई कॉल आपका मोर देन $10 कंज्यूम कर ले फॉर अ सिंगल एपीआई कॉल. बट इफ़ यू नो कि अगर आप उसको प्री प्रोसेस कर दो, आपके इनपुट को उसको चंकीफाई करके या कैसे भी आप मल्टीपल मेथड्स यूज़ लेके उसको अगर आपने कर दिया और फिर आपने उसको एलएलएम कॉल में किया, तो मे बी पॉसिबल वो लेस देन $5 में आपकी कॉस्ट आ जाए. सो कॉस्ट कम करने के तरीके होते हैं, प्री प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग एंड ऑल दोस. बट हाँ ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआईस पता होनी चाहिए. जैसे कि अगर मैं ओपन एआई की बात करूँ तो उसमें चैट कंप्लीशन एपीआई कॉल है, उसमें रिस्पॉन्स एपीआई कॉल है. सो वो डिफरेंट डिफरेंट एपीआई, डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं जिनको आप कॉल करते हो एक पर्टिकुलर एलएलएम के लिए, और उनका सबका डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ आउटपुट होता है. आउटपुट स्ट्रक्चर पढ़ना ज़रूरी है कि आउटपुट कैसा आता है, कि उसमें हमारा जो हमको मेन कंटेंट है वो कहाँ मिलेगा. ज़रूरी नहीं है कि आपने एपीआई कॉल करी कि व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और आपको डायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आंसर मिल जाए. नहीं, जब आप डेवलप करते हो तो आपको एक जेसन फॉर्मेट में स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें आईडी, अलग अलग कीज़ और वैल्यू पेयर होते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर मैसेज या कंटेंट नाम से एक की वैल्यू पेयर होता है जिसमें आपका एक उसका आंसर होता है. सो वो कैसे आपको उसको फैच करना है, कैसे उसको आप अच्छा आउटपुट को अच्छे स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स में दिखा सकते हो, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है. तो वो तब वो तो पहली चीज़ वो उसको कैसे प्रोसेस करना है, उसके लिए आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको फंडामेंटल्स ऑफ बैक एंड एंड एपीआईज पता होने चाहिए कि एपीआई लिखते कैसे, क्रेड एपीआई कैसे लिखते हैं. तो वहाँ पे आप ये सीख जाओगे कि प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे होती है. फिर जो अगर आप जब आप एलएलएम के बारे में पढ़ोगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन सा स्ट्रक्चर कैसा कैसा मिल रहा है कि कौन अलग अलग एंड पॉइंट्स कॉल करने में. देन आप बेसिक्स ऑफ एपीआई कॉल सीख जाओगे. देन जो कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसिंग, दैट इज़ दैट वन ओनली कि आप प्री प्रोसेस कर रहे हो आपके जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ. अगर आपने किसी एलएलएम कॉल में डायरेक्ट इमेज को प्रोसेस करा दिया, सो एक इमेज प्रोसेसिंग इज़ वे कॉस्टलियर. ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो कि उसको आप उसको बाइट एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करा सकते हो. सो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं जो कि यूज़ हो सकता है जिससे कि आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है, कॉस्ट बच सकती है. ओके, सो ये होता है कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसिंग, कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसिंग. इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, हम भी इसके बारे में बात करेंगे, वीडियोस बनाएंगे. सो आफ्टर दिस एलएलएम बेसिक्स हम मतलब फ्रॉम दिस एलएलएम बेसिक हम सारे वीडियोस बनाएंगे इन सब एक टॉपिक्स के बारे में कि कैसे इनको पढ़ सकते हैं क्या, और मैं भी आपको ट्यूटोरियल्स दूंगा इनके बारे में. बट या कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसिंग इज दिस ओनली. देन यू शुड बिल्ड योर एलएलएम प्रोजेक्ट. एक बेसिक सा एलएलएम प्रोजेक्ट बनाओ. सपोज अगर आप एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी बना रहे हो, सो उसमें आप बेसिक एलएलएम को यूज़ लेके बता सकते हो कि बेसिक एपीआई कॉल्स आपकी एलएलएम के थ्रू हो रही है. एलएलएम को यूज़ लेके आप सपोज कुछ भी इंटेलिजेंटली उसमें दिखाना चाह रहे हो कि सी जो हमारा जीपीटी जो भी जितने भी अगर आप देख रहे हो आजकल की हर एक जगह में एआई आ रहा है, आपके ब्राउज़र में भी राइट में एआई आ रहा है. सो आप ऐसा कुछ एक चैट बॉट बना सकते हो. सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेसिक एलएलएम कॉल का चैट बॉट. आप चैट बॉट बनाओ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, साइड में आपका एक असिस्टेंट चैट बॉट आ रहा है जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है. जब आप ये बेसिक चीज़ें सीख जाओ, इसके बाद और हम अगेन अगेन आई एम सेइंग कि हम इस प्लेलिस्ट में इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे. बट दिस इज़ जस्ट अ रोड मैप, इसलिए अभी मैं आपको इनके बारे में ऐसे बता रहा हूँ. So when you learn about basics of LLM, then you can proceed towards the multi-model and RAG. Now see, now you have understood about कि LLM है क्या, LLM के basics क्या है, एक basic LLM API call होती कैसे. Now thing comes about multi-model क्या है. So see, अभी तक LLM जो आप अभी तक LLM API कॉल कर रहे थे वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड थी.
Now when multimodal comes into picture is when you want to process or take context as images, videos, your different PDF formats, Excel formats, जो anything whatever you want, अगर आप उनको as a context लेना चाह रहे हो और फिर उसको एक एल एल एम कॉल करना चाह रहे हो या उससे कुछ आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हो, देन मल्टी मॉडल कम्स इनटू पिक्चर. और मल्टी मॉडल के हर एक एल एल एम मॉडल की, वेदर इट इज़ GPT बाय ओपन ए और वेदर इट इज़ जेमिनाई, सबकी खुद की एक अलग रियल टाइम या फिर मल्टी मॉडल APIs हैं जिनको आप यूज़ ले सकते हो टू हैव द लेवरेज ऑफ मल्टी मॉडल LLM कॉल्स. सो मल्टी मॉडल का मतलब आपको समझ में आ गया. देन देर इज़ अ टर्म लर्न रैग एंड वेक्टर DB. सो सी, जितने भी GPTs हैं या जितने भी LLMs हैं अभी मार्केट में, सबकी नॉलेज लिमिटेड है. कब तक उनकी नॉलेज लिमिटेड है? जब तक उनको ट्रेन किया गया है. सो आई एम श्योर कि यू हैव ऑलरेडी ट्राइड दिस, कि GPT को अगर आप कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछोगे तो उसको नॉलेज नहीं होती. वो क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके पास लिमिटेड नॉलेज है. जब वो ट्रेन हुआ था तब की नॉलेज और अभी की नॉलेज चेंज हो चुकी है. सो अगर आप अभी इराक और ईरान के बीच के वॉर के बारे में डिस्कस करोगे, सो उसको नहीं पता होगा, या जो भी लेटेस्ट चीज़ें हुई हैं उनके बारे में नहीं पता होगा. सो ये कैसे, ये पता नहीं होगा. लेकिन बट इन केस यू वांट टू डेवलप समथिंग जिसको आपके पर्टिकुलर से, अगर आप एक होटल मैनेजमेंट का ऐप बना रहे हो, यू वांट कि आपका जो होटल की गाइडलाइंस है या फिर आपके होटल की जो भी बुकलेट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन GPT को, बट GPT के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि वो जब ट्रेन हुआ था उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी. सो टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ LLMs या टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ GPT, आप क्या करते हो? रैग को इंट्रोड्यूस करते हो. रैग, व्हाट इज रैग? इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. व्हाट इट डज इज बेसिकली, मान लो आपका 10 पेज का एक बुकलेट है, उस बुकलेट को आप एम्बेडिंग्स की फॉर्म में स्टोर करोगे. एम्बेडिंग्स क्या होते हैं? आपके वेक्टर्स होते हैं जो मैथमेटिकल वेक्टर्स फॉर्मेट में वो स्टोर हो जाता है, और इनके लिए स्पेशलाइज वेक्टर DB होते हैं जैसे PG वेक्टर एंड ऑल दिस. सो ये स्पेशलाइज DB में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर. अब वो बुकलेट जो आपकी पूरी 10 पन्नों की बुकलेट थी, वो आपकी वेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर हो गई है आपके वेक्टर DB में. अब होगा क्या कि जब भी LLM को उसका कंटेक्स्ट है, जो LLM है, सपोज दिस इज LLM के पास अगर एक वेक्टर DB की नॉलेज है, सो जो आपका LLM है उसके पास ऑलरेडी ग्लोबल नॉलेज तो है ही जिसमें वो ट्रेंड हुआ है, बट उसके पास एक एडिशनल वेक्टर DB की नॉलेज और है. सो इन केस अगर आप उससे रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हो जो कि उसको ग्लोबल सर्च में मिल रहा है, वो वहाँ से सर्च करके आपको ला के दे देगा, जस्ट लाइक गूगल, जस्ट लाइक नॉर्मल GPT. बट इन केस यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बुकलेट, जो बुकलेट आपने उसको फीड करी, सो वो उसके बारे में भी आंसर दे देगा. क्यों? क्योंकि आपने उसको वेक्टर DB के फॉर्मेट में स्टोर कर रखा है, वेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर कर रखा है, तो LLM उसको डायरेक्ट फैच कर सकता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हम उसको वेक्टर्स के फॉर्म में क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि जो रिट्रीवल ऑफ नॉलेज है या रिट्रीवल ऑफ डेटा है थ्रू वेक्टर्स, वो फास्ट हो जाता है जब आप उसको वेक्टर्स में स्टोर करते हो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल DB जो आपके रिलेशनल नॉन रिलेशनल डेटाबेस होते हैं उनके कंपेरिजन में बढ़ जाता है आपका, अगर आप वेक्टर्स में स्टोर करते हो तो. बट अगेन वेक्टर में स्टोर करने के लिए आपको उसको एम्बेडिंग्स में करना पड़ता है. एम्बेडिंग्स के भी अपने खुद के मॉडल्स हैं, वो हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि एम्बेडिंग्स बनती कैसे है, किस कौन कौन से एम्बेडिंग्स करने के तरीके हैं. सो दिस इज योर एंड दिस ओवरऑल थिंग इज नोन एज रैग. ओके, नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, तब आता है इम्प्लीमेंट मेमोरी सिस्टम. अब जब मान लो आपने एक मॉडल बना दिया, आपने एक वेक्टर DB बना दिया, सब कुछ कर दिया. नाउ थिंग इज, सपोज एक सेशन के लिए आपने उस पर्टिकुलर मॉडल से इंटरेक्ट किया. नाउ व्हेन यू क्लोज द योर सिस्टम, सेशन गेट्स क्लोज्ड, बट यू वांट कि अगेन उस सेशन से स्टार्ट हो. अगर आपने GPT में देखा होगा तो आपकी हिस्ट्री आती है साइड में. तो जब आप आपका लैपटॉप या आपका PC बंद कर देते हो, बट अगर वापस ओपन करते हो, लॉगिन करते हो GPT में और उस पर्टिकुलर चैट थ्रेड में जाते हो, तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे आपने उसको छोड़ा था. सो दिस इज़ मेमोरी मैनेजमेंट. सो आपको मेमोरी कैसे मैनेज करनी है, मेमोरी सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस करना है, वो सीखना ज़रूरी है ताकि आप कंटेक्स्ट स्टोर कर सको, आपके जो भी स्टेट मैनेज कर सको आप पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट की. सो वो तभी हो सकती है जब आप आपको एक पर्टिकुलर मेमोरी सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आता हो. सो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम मेमोरी सिस्टम्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. देन जब आप ये सब सीख लो, सो आपको रैग प्रोजेक्ट्स बनाओ. आपने जो सपोज आपने अभी हम बना रहे थे लाइब्रेरी का, जो हम
लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक प्रोडक्ट बना रहे थे, एक सिंपल सा। सो उसमें अब आप लाइब्रेरी की बुकलेट्स डालो कि लाइब्रेरी में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दो उसको वेक्टर्स की फॉर्म में, मतलब एक आप टेक्स्ट बनाओ, उस टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करवाओ और उसको इन्फॉर्मेशन दो कि हाँ लाइब्रेरी में ये बुक्स अवेलेबल है। सो जो चैटबॉट है, उस चैटबॉट के पास एक्स्ट्रा नॉलेज क्या आ गया कि ओके जो मेरी लाइब्रेरी है उसके पास ये बुक्स है, उसके इन्वेंट्री में ये बुक्स अवेलेबल है। सो अगर यूज़र को पूछना हो कि क्या ये पर्टिकुलर बुक अवेलेबल है यहाँ पे, सो यूज़र डायरेक्ट सर्च कर सकता है और आपका जो चैटबॉट है वो डायरेक्ट आपके वेक्टर डीबी से इंटरेक्ट करके आंसर दे सकता है। सो दिस इज़ वेयर आपका रैग कम्स इनटू पिक्चर। ओके, सो ये बेसिक से आपका रैग प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। सो यहाँ तक जो भी हमने देखा वो सब था कि आप बेसिक एलएलएम कॉल्स कैसे कर रहे हो, आपका एक एलएलएम जो कॉल होता है वो कैसे होता है, रैग कैसे इंप्लीमेंट होता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, प्री प्रोसेसिंग पोस्ट प्रोसेसिंग आप कैसे कर सकते हो, फंडामेंटल्स एलएलएम के क्या होते हैं। सो ऑल दीज आर यू कैन से फेज वन ऑफ लर्निंग ऑफ जेन एआई। नाउ द थिंग इज ये सब, अब ये सब आज से पहले भी चल रहा है, मतलब इसको काफ़ी टाइम हो गया है इस चीज़ को आए हुए। बेसिक ऑफ आप जो एलएलएम कॉल्स कर रहे हो इन सब को, सब को आए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। what is trending right now is agents, AI agents. So now let's go to AI agents. Agents क्या हैं, मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स भी डाल रखा है यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हो। सो एजेंट्स आर नथिंग, ये पहली बात तो ये एक एडवांस टॉपिक है टू बिल्डिंग अ जेन एआई प्रोडक्ट। अब एजेंट्स होते क्या हैं, एजेंट्स आर नथिंग, दे दोज आर डिजिटल वर्कर्स फॉर यू, यू कैन कंसिडर लाइक दैट। सो होगा क्या, आपके पास एक एजेंट, आप एक एजेंट डिज़ाइन करोगे। सपोज मैंने एक एजेंट डिज़ाइन किया, उस एजेंट को मैंने आप पहली बात एजेंट्स को आप रोल देते हो। सपोज मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो मेरा रोल है फुल स्टैक डेवलपर। सो आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, सो मैं फ्रंट एंड बैक एंड दोनों देख सकता हूँ। बट सबसे आई एम अ बैक एंड डेवलपर ओनली। सो मैं एक एजेंट हूँ, मैंने अपने आप को रोल दिया बैक एंड डेवलपर का। सो अब आप चाहते हो कि आप पर्टिकुलर CRUD API लिखो एक XYZ प्रोडक्ट के लिए। सो आप एजेंट्स को रोल देते हो और फिर उसको उसके जो आपके वर्क्स होते हैं वो समझाते हो कि आप तुम ये कर सकते हो। और फिर जब आप एक चैट स्टार्ट करते हो तो उस चैट में एजेंट्स उस तरीके से बिहेव करता है कि वो एक बैक एंड डेवलपर हो। सो सपोज जैसे कि मैं बहुत लेमन टर्म से समझाता हूँ इसको, अगर आप एक कंपनी का पार्ट हो तो उस कंपनी में एक टीम होती है, उस टीम में एक इंजीनियरिंग मैनेजर होता है, एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है, डेवलपर्स होते हैं, जूनियर सीनियर डेवलपर्स होते हैं, ठीक है। सो से अगर आपको एक पर्टिकुलर फीचर आपकी पाइपलाइन में लेके आना है जिसको आपको डेवलप करना है, सो उस फीचर को लाने के लिए क्या 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 एक प्रोसेस फॉलो होगा। सबसे पहले प्रोडक्ट मैनेजर रिक्वायरमेंट्स गैदर करेगा, ठीक है, कि क्या क्या XYZ चीज़ें उस फीचर में चाहिए। देन इंजीनियरिंग मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर डिस्कस करेंगे कि वो चीज़ कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है, क्या वो फीजिबल है कि नहीं है, उसके टाइमलाइन क्या होगी, कितना कितना हमको किस किस पर्टिकुलर जो डेवलपर है वो सूटेबल होगा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, ये डिस्कशन होगा उनके बीच में आपस में। देन सपोज फ्रंट एंड का टास्क है, सो आपकी टीम में एक फ्रंट एंड डेवलपर है, सो फ्रंट एंड का टास्क असाइन किया जाएगा फ्रंट एंड डेवलपर को। फ्रंट एंड डेवलपर उसको कंप्लीट करके वापस बताएगा कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। फिर वो कंप्लीट कर दिया तो अब उसके लिए एपीआईज लिखी जाएंगी, तो बैक एंड डेवलपर बताएगा कि बैक एंड डेवलपर ने ये एपीआईज लिख दी हैं, तो बैक एंड डेवलपर को उसका टास्क दिया जाएगा, वो अपनी एपीआईज लिख के देगा। फिर बैक एंड और फ्रंट एंड वाले आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि एपीआईज का रिस्पॉन्स कैसे मैनेज करना है वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं, जो एक बेसिक सा आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट होता है, वो सब फॉलो होगा। लास्ट में फिर टेस्टिंग होगी। सो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ये एक आपका लेमन प्रोसेस होता है। यू नो वॉट, आप एजेंट्स की मदद से इसको भी कंप्लीट कर सकते हो। जो कर्सर है वो क्या कर रहा है, कर्सर यही तो कर रहा है। कर्सर में अगर आप पर्टिकुलर एजेंटिक वर्कफ्लो में बनाते हो तो एजेंट आपने सपोज एक इंजीनियरिंग मैनेजर एजेंट बना दिया, आपने एक प्रोडक्ट मैनेजर एजेंट बना दिया, आपने एक बैक एंड डेवलपर बना दिया, एक फ्रंट एंड डेवलपर और एक टेस्टर बना दिया। सो मैंने जितनी भी चीज़ बताई ना, ये सारी चीज़ आप ऑटोनोमस वे में कर सकते हो विदाउट हेल्प ऑफ एनी ह्यूमन, और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ एजेंट्स। सो बट अब एजेंट्स, मैंने आप एजेंट्स कुछ नहीं होते, एजेंट्स वर्क्स ओवर एलएलएम्स ओनली। आप उसको ओपन एआई की अगर दोगे तो ओपन एआई की के ऊपर ही वर्क करेगा, वो बेसिकली जीपीटी के ऊपर ही वर्क कर रहा है। बट दोज आर वर्किंग इंडिविजुअली, उनको पता है कि उनको क्या करना है। सो दिस इज व्हाट एजेंट्स इज। और एजेंट्स की पावर और बढ़ जाती है अगर आप उनको कस्टम टूल्स दे देते हो। सो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल बता दिया एजेंट्स के बारे में, बट हम एजेंट्स के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि एजेंटिक फ्रेमवर्क होते क्या, एजेंट्स से वर्कफ्लोज कैसे बनाए जाते हैं वगैरह वगैरह। सो स्टडी, देन इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट इज स्टडी एजेंटिक फ्रेमवर्क। सो देर आर मल्टीपल एजेंटिक फ्रेमवर्क, माइक्रोसॉफ्ट का ऑटोजेन है, लैंग्राफ है,
आपका गूगल का भी एजेंट वर्क स्पेस है. सो इन सब के इनमें से आप कोई सा भी एक पढ़ सकते हो. आई पर्सनली प्रिफर्ड ऑटोजेन, बट वॉट एवर यू वॉन्ट आप उनके बारे में पढ़ सकते हो कि एजेंटिक फ्रेमवर्क होते कैसे हैं. ओके, देन यू शुड लर्न अबाउट एजेंट टाइप्स. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए. सेल्फ रिफ्लेक्शन इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट इन लर्निंग अबाउट एजेंट इज. सो सेल्फ रिफ्लेक्शन अगर मैं बहुत क्विकली बताऊँ कि होता क्या है. सो सपोज आप एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप कुछ काम कर रहे हो, उस काम में कुछ गलती हो गई, सो आप उसको रिव्यू करके वापस सही कर सकते हो. दिस इज ओनली सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन्स इज. बेसिकली एजेंट को अगर आप एक सेल्फ रिफ्लेक्शन एजेंट बनाते हो, तो वो जो भी एजेंट्स ने काम किया है उसको रिव्यू करके उसको करेक्ट कर सकता है. सो दिस इज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजेंटिक फ्रेमवर्क्स. देन ह्यूमन इन द लूप आप ला सकते हो. समटाइम्स इट्स नेसेसरी कि आप कंप्लीटली ऑटोनोमस वे में वर्क नहीं करो. सो आपको ज़रूरत है कि आप ह्यूमन इन द लूप को इंट्रोड्यूस करो कि एक पर्टिकुलर टास्क होने के बाद ह्यूमन उसको रिव्यू करे, देन वो प्रोसीड हो. सो आप ह्यूमन इन द लूप कैसे ऐड कर सकते हो, एजेंट की मेमोरी कैसे स्टोर कर सकते हैं. मेमोरी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट दिस इज द सेम एज द LLM मेमोरी जो हम बात कर रहे थे कि जो आपकी स्टेट मैनेजमेंट में या फिर जो कंटेंट का जो स्टेट मैनेज हो रहा है वो कैसे मैनेज कर सकते हो बाय इंट्रोड्यूसिंग एजेंट मेमोरी. वर्क फ्लोज क्या होते हैं. सो सी डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स को मिला के आप एक पर्टिकुलर वर्क फ्लो बना सकते हो जो कि एक पर्टिकुलर यूज़ केस के लिए होगा. फॉर से अगर मुझे एक डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन बनानी है और मैं अगर एक उसके लिए एजेंटिक वर्क फ्लो बना रहा हूँ, सो वो डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स मिलके या डिफरेंट डिफरेंट टास्क मिलके एक कंप्लीट वर्क फ्लो बना रहे हैं जो कि मेरा एक नॉर्मल CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं, डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन. सो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो तो यू कैन अश्योर कि हाँ ठीक है, आपको एक आप कॉन्फिडेंस आ सकता है आपके अंदर कि एक आपको एक नॉलेज है अबाउट जेनआई. और एक आई वुड से कि दिस इज़ मोर देन इनफ कि आपको पता हो. अगर आप चाहते हो कि आप जेनआई में बिगनर हो और आप चाहते हो कि आप थोड़ा प्रोफिशिएंट हो जेनआई में कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सो दिस होल कंटेंट इज़ मोर देन इनफ पढ़ने के लिए. देन देयर कम्स advanced topics like MCP, A2A. MCP is basically Model Context Protocol, Agent to Agent Protocol जो अभी गूगल ने लॉन्च किया है. देर आर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स विच जो मार्केट में आ रही है. सो जब आपको ये बेसिक नॉलेज हो जाएगी तो आप उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है उनको भी आप सीख सकते हो. हम अपनी वीडियोस में ट्राई करेंगे कवर करने का उनको, बट हाँ आप इनके बारे में भी सीख सकते हो अगर आपने ये सब कवर कर लिया हो तो. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़. हम अब LLM बेसिक्स का हमने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और LLM फंडामेंटल्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. वी वुड स्टार्ट फ्रॉम बेसिक API कॉल्स. अगर किसी ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको जाके देखो. आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ऑलरेडी हो जाएगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की. एंड दिस स्टडी ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ नॉट ओनली फॉर द डेवलपर्स ओनली. आई वुड से अगर आप एक नॉर्मल GPT भी यूज़ ले रहे हो, जो आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करके GPT को ओपन करते हो या आपके फ़ोन में जो जेमिनी है उसको यूज़ करते हो, उसमें भी यू शुड नो हाउ टू राइट अ गुड प्रॉम्प्ट. सो अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हो तो यू शुड नो हाउ टू राइट अ गुड प्रॉम्प्ट. सो दिस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वीडियो आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन जो भी आजकल वर्क कर रहा है, वर्किंग प्रोफेशनल है, उसके लिए टू लर्न हाउ टू राइट अ गुड प्रॉम्प्ट इज़ अ मैंडेटरी थिंग जो उसको आनी ही चाहिए. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है एज ऑल दो मैंने स्टार्टिंग में बोला था हम छोटी बनाएंगे. बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक इट, कमेंट व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट. एंड इफ़ यू वांट समथिंग अराउंड दीज टॉपिक्स और इफ़ यू वांट कि हम कवर करें पाइथन एंड फ्रेमवर्क्स और बेसिक्स ऑफ बैक एंड एंड हाउ टू राइट अ गुड बैक एंड, सो हम वो भी कवर करेंगे. बट जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड कोई भी अगर आपकी फीडबैक हो तो ऑल्सो प्रोवाइड इट इन द कमेंट सेक्शन. You can connect me over the LinkedIn, Insta, Twitter. I would add all those links in the description. Thank you so much. Happy learning.